गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 से चैप्टर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। चैप्टर का टाइटल है संस्कृति और समाजीकरण। इससे पहले हमने संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति के विभिन्न आयामों के बारे में डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम जो समाजीकरण है या सोशलाइजेशन है उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली मनुष्य को एक बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग तक पहुंचने का जो सफ़र है, यानी हम बायोलॉजिकल और जैविक तौर पर तो जानवरों जैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है तब हम एक सोशल बीइंग या एक सामाजिक प्राणी में विकसित होते हैं। सामाजिक प्राणी में विकसित होने का क्या तात्पर्य है? जब हम अपने परिवार, पास पड़ोस, समाज, इन सब से जो सामाजिक संस्कार है, शिष्टाचार है, भाषा है, संस्कृति है, इसको सीखते हैं, तब हम एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। यानी हम एक समाज में रह के उस समाज की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको सीखते हैं। तो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमें बायोलॉजिकल बीइंग नहीं रहने देता, बल्कि वो हमें एक सोशल बीइंग में कन्वर्ट करता है। समाजीकरण अगर हम देखें तो समाजीकरण कोई व्यक्ति या बालक जो है उसमें सामाजिक गुणों को विकसित करने की प्रक्रिया है, सीखने की एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति क्या सीखता है कि व्यक्ति को समाज में कैसे रहना है, कैसे समाज में रहते हुए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। समाजीकरण एक तरह से वो ट्रेनिंग होती है, वो प्रशिक्षण होता है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका अदा करने के समर्थ बनाता है। यानी हमें समाज का हिस्सा रहते हुए हमारा परिवार, हमारे बड़े, हमारा स्कूल, ये बहुत सारे लोग हैं जो या संस्थाएं हैं जो लगातार हमें सोशल बनाने और सोसाइटी में हमारा जो रोल है उसको हम अच्छे से अदा कर पाएँ, इसका ट्रेनिंग देती रहती है। हम लगातार चीज़ें सीखते रहते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है समाजीकरण का प्रोसेस होता है। समाजीकरण के अंतर्गत व्यक्ति समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में धर्म के अनुसार, रूढ़ियों के अनुसार, परंपराओं का पालन करते हुए सामाजिक संस्थानों के प्रति समायोजन करते हुए अपना विकास करता है। देखिए, दो बातें बताई गई यहाँ पर। एक, बहुत सारी जो चीज़ें, जैसे चाहे वो धर्म है, चाहे ट्रेडिशन है, चाहे हमारी परंपराएं हैं, या हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बारे में हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इनमें व्यक्ति कैसे एडजस्ट करता है और उसके साथ साथ में अपने आप को कैसे डेवलप करता है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस समाजीकरण कहलाता है। समाजीकरण में व्यक्ति अपने समाज के बारे में सीखता है, परिस्थितियों के बारे में, स्थितियों, किन स्थितियों में कैसे व्यवहार करना इत्यादि, ये सब चीज़ें वो सीखता है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो समूह के मानदंड होते हैं या मूल्य होते हैं वे भी समाजीकरण के द्वारा लागू किए जाते हैं। हम जिस तरह के संदर्भ में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में रहते हैं, हम किस पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, हमारा क्या धर्म है इत्यादि, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे समूह के मानदंड को या हमारा जिस सोशल ग्रुप का हम हिस्सा हैं उसके जो मानदंड है वो बनाते हैं। क्राइटेरिया, हमारे जो व्यवहार है उसके लिए क्राइटेरिया पहले से निर्धारित किए जाते हैं। उससे संबंधित जो वैल्यूज़ हैं वो सब इन सामाजिक संदर्भों में ही गठित होती है और वो हम अपने समूह से सीखते हैं। अब अगर हम समाजीकरण को ध्यान से देखें तो इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। ये एक गतिशील प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया है, सामाजिक बनने की प्रक्रिया है और सामाजिक विरासत को आत्मसात यानी इंटरनलाइज करने की का ये प्रोसेस है। समाजीकरण हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे जो है समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में कुशल बनाता है। ये हमें डिसिप्लिन सिखाता है। ये हमें हमारे जो सोशल दायित्व हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके बारे में भी जानकारी देता है। अब हम पढ़ेंगे समाजीकरण की जो मुख्य संस्थाएं हैं या जिनसे समाजीकरण हमारा होता है। एक व्यक्ति का समाजीकरण करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हो सकती हैं। मुख्यतः हम इन 4 एजेंसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला है घर परिवार। तो परिवार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, विद्यालय से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम अपने पीयर ग्रुप से यानी समकक्ष जो समूह होता है उससे भी काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, और मीडिया भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे
जो सोशलाइजेशन है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो व्यवहार है, उसको प्रभावित करता है। तो एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। घर परिवार की जो भूमिका है या परिवार की भूमिका, ये डिपेंड करता है। सभी परिवार एक तरह के परिवार नहीं होते, तो आप जिस तरह के परिवार में हैं उसके अनुसार ही ये निर्धारित किया होगा कि कौन व्यक्ति आपके समाजीकरण में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर आप मूल परिवार में हैं, यानी जिसमें माता पिता और बच्चे हैं, तो उसमें समाजीकरण के कारक के रूप में माता पिता की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अगर आप एक जॉइंट फैमिली में हैं तो दादा दादी, चाचा चाची, इन सब की जो भूमिका है वो भी सामने आती है, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सोशलाइजेशन में। परिवार पहली एजेंसी होती है जिससे हम अपने सामाजिक आदर्श, मूल्य और मान्यताओं के विषय में पढ़ते हैं, जानते हैं और उस व्यवहार को हम देखकर सीखते हैं, उसे अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश करते हैं। समाज की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में हर परिवार की स्थिति अलग होती है और उस स्थिति के अनुसार ही बच्चे को सामाजिक जो प्रतिमान है, जो क्राइटेरिया हैं, वो सिखाए जाते हैं। हमारी फैमिली में किस तरह से प्रेयर होती है, हमारी फैमिली किस तरह की वैल्यूज़ को मानती है, ये अधिकतर हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। परिवार की भूमिका को थोड़ा सा और आगे देखें तो हम ये देखते हैं कि परिवार में रहते हुए हमारे परिवार के जो लोग हैं वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उनके कैसे संबंध हैं, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं और उनको अपने व्यवहार में इंटरनलाइज कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ बालक अनौपचारिक तरीके से सामाजिक गुणों को जानता है और हम जानते हैं ना कि परिवार जो है वो एक अनौपचारिक संस्था होती है। और लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा नहीं है कि परिवार जो चीज़ें, जो मूल्य हमें देना चाहता है, हम उन मूल्यों को यूं का यूं ही ले लेते हैं। तो कई बार, और ख़ासकर जो अलग अलग पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, किशोर हैं और दादा दादी हैं, तो जैसे जैसे जनरेशन्स, डिफरेंट जो जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स की वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं और कई बार कॉन्फ्लिक्ट हमें परिवार में भी देखने को मिलता है, जिसे हम जनरेशन गैप का नाम देते हैं। फिर भी हम ये देखते हैं कि हमारा जो परिवार है वो हमारे आचरण हेतु नियम बनाता है और साथ ही साथ, क्योंकि पेरेंट्स के पास पावर होती है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग मिलाकर हमें हमारे आचरण हेतु जो नियम हैं उनमें से अधिकतर नियमों का पालन वो हमसे करवाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, समकक्ष समूह या पीयर जो हमारा ग्रुप होता है वो जनरली हमारी उम्र के ही होते हैं, समान आयु के होते हैं और मैत्री समूह होते हैं, यानी वो हमारे फ्रेंडशिप के ग्रुप्स होते हैं जिनसे हमारी फ्रेंडशिप होती है और ये फ्रेंडशिप हम और उनमें जो सिमिलैरिटी होती है, समानता होती है, उसके आधार पर ही बनती है। समकक्ष जो समूह होता है, उस समूह के अंदर हम आपस में लेन देन रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट वैसे नहीं होते जैसे हम अपनी फैमिली पे होते हैं और हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अंतर्क्रिया करते हुए चीज़ें सीखते हैं और ये जो चीज़ें हम अपने दोस्तों से सीखते हैं ये हमारे व्यवहार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम अपने दोस्तों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। विद्यालय की भूमिका अगर देखें तो विद्यालय जो है वो एक औपचारिक संगठन होता है, लेकिन विद्यालय के अंदर हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से सामाजिक गुणों को प्राप्त करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हुए अनौपचारिक तरीके से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी जो विद्यालय है वो उसका अपना एक कार्यक्रम है, एक पाठ्यक्रम है जिसको वो हमें चीज़ें सिखाने के लिए ऑलरेडी उसके गोल्स हैं। तो एक तरह से समाजीकरण का जो प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम है वो तो रिटन है ही, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से भी वो हमारी जो लाइफ है और उसके जो मूल्य हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। आपकी पुस्तक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अधिकतर, जैसे अगर हम देखें तो स्कूलों के अंदर सफाई करने का जो काम है वो लड़कियों से तो अपेक्षित होता है कि वो करेंगी ही करेंगी, लेकिन कभी कभार लड़कों से अपेक्षित होता है कि वो उस काम को करेंगे, तो ये रिटन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि स्कूल ऐसा नहीं है कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देते हैं, तो स्कूल कोशिश कई बार ये भी करता है कि जो लैंगिक भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ काम ऐसे करवाए जाए जो काम जनरली
हम ये ना कहें कि लड़कियों से नहीं करवाए जाते, तो हम उन्हें लड़कियों से करवाते हैं स्कूल में, और लड़कों से नहीं करवाए जाते सामान्यतः समाज में, तो उनको हम स्कूल में करवाते हैं, ताकि जो जेंडर जो रोल्स हैं उनको वो समझ पाएँ और जेंडर रोल्स को एक तरह से रूढ़िगत तरीके से वो ना देखें। इसके बाद आता है मीडिया। मीडिया भी हमारा सोशलाइजेशन करता है। मीडिया बेसिकली क्या होता है, वो सारे इकट्ठे मिलकर वो सारे साधन जो हम तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं वो मीडिया कहलाते हैं। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, आजकल आप बहुत प्रयोग में लाते हैं इन सब चीज़ों को, और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विकास पर प्रभाव डालते हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, ये ज़्यादातर इस बात की भी सूचना हमें देते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसकी क्या मान्यताएं हैं और किस तरह का एक प्रचलित जो संस्कृति है वो चल रही है। हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही होती हैं उनके बारे में हमें मीडिया से पता चलता है। उदाहरण के लिए ये इन्होंने बताया कि जैसे 19वीं शताब्दी के अंदर जो मैगज़ीन्स आती थी, वो मैगज़ीन्स को आचरण पुस्तकों के नाम से भी जाना जाता है। उसके अंदर एटिकेट्स सिखाए जाते थे कि महिलाओं को एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए किस किस तरह की जो चीज़ें हैं वो अपनानी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें आज के समय पे भी दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि टीवी, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा में जो चीज़ें दिखती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज का आईना ही हमें दिखाती हैं। अब मीडिया की जो भूमिका है इसको थोड़ा और आगे अगर हम देखें तो मीडिया जो है बच्चों को मूल्य, सांस्कृतिक तौर तरीके, मान्यता, विश्वास, ये देखकर पढ़कर जो है बच्चा मीडिया से आत्मसात करता है और इनको ही अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास भी करता है। ये भी देखा गया है कि बच्चों के अंदर जो वायलेंट बिहेवियर है, आक्रामक व्यवहार है, वो भी मीडिया की ही देन है। सभ्य समाज में मीडिया की बड़ी अहम भूमिका होती है। समाज की संस्कृति, सामाजिक गुणों के प्रसार इत्यादि के लिए मीडिया को थोड़ा सजग रहना चाहिए और जिम्मेदारी भरा व्यवहार दर्शाना चाहिए। शायद आपको याद हो कि शक्तिमान जैसे जो सीरियल हैं जो बच्चों के लिए बनाए गए थे, और उनको देखकर जिस तरह शक्तिमान उड़ते थे, बच्चे भी छत से उड़ जाते थे और फिर वो गिरते थे जिससे उनको चोट आती थी। तो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया। तो मीडिया को ये सजग रहना चाहिए कि वो किस तरह की चीज़ें बच्चों को दिखा रहे हैं। तो क्या अंततः हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण है, अभी तक हमने देखा कि हमारे पेरेंट्स, हमारा स्कूल, ये सब चीज़ लगातार हमें कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या वो ऐसी चीज़ें सिखा के हम सबको एक जैसा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या सामाजिकरण हमारी जो स्वतंत्रता है उसको छीन लेता है? सॉरी, ये छीन लिखा गया, लेकिन ये होना चाहिए छीन लेता है। एक तरह से अभी तक जो बहुत सारी जो डिस्कशन हो रही थी उससे ये चीज़ तो लग सकती है किसी को कि यानी जो परिवार है, समाज है, वो लगातार बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को देने की स्थिति में रहता है। और तो इसका मतलब क्या व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है कि वो क्या चीज़ें सीखेगा, कैसे, क्या मूल्य उसके होंगे? तो ऐसा नहीं है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है वो छिन जाती है। बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो जन्म से मृत्यु तक हम सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और ये अंतःक्रिया करते हुए हम अपना जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारा जो आचरण है, उसको हम निखारते जाते हैं। बेशक से चीज़ें हमें सिखाई जा रही हैं, लेकिन फोर्सफुली हम सब चीज़ों को नहीं सीखते हैं, बल्कि हम उनमें से जो चीज़ें हमें ठीक लगती हैं, जो मूल्य हमें ठीक लगते हैं, हम लगातार उनको इंटरनलाइज करते हैं। और सामाजिकरण के दौरान हम में से प्रत्येक में स्वयं की पहचान की भावना तथा स्वतंत्र विचार और कार्य के लिए क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार हमने ये जो चैप्टर है इसमें सोशलाइजेशन और सोशलाइजेशन कैसे होता है और इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ क्या संबंध है, इस पे डिस्कशन कर लिया है। और आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी।